अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुसैन दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत। नाज़रीन, आज के अगर हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो गुज़िश्ता दिन की जो एक सबसे अच्छी खबर जिसके बारे में सोशल मीडिया का अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी मीम्स जो थी उस पर बनी हुई थी, और खासतौर पर पाकिस्तान के जो हमसाया मुल्क है भारत की अगर मैं बात करता हूँ तो वहां से बहुत सारी मीम्स जो थी वो आई, और उसके ऊपर एक ही चीज लिखी हुई थी कि हमसायों, संडे कैसा रहा या आपका इतवार कैसा रहा या कैसा गुजर रहा है। तो बेसिकली ये एक टीज करने के लिए था या एक भद उड़ाने के लिए कि उन्होंने उनकी जानब से मुस्तकिल जो है ना इस किस्म की गुफ्तगू की जाती रही है। और ये गुफ्तगू जो थी वो अगर कोई सेंसिबल शख्स की जानब हो तो फिर थोड़ा सा बंदे को सोचना भी पड़ता है कि ये किस किस्म की एटीट्यूड और किस किस्म की सोच लेके जो है वो भारतीय मीडिया और भारतीय जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। और खासतौर पर जब क्रिकेट के हवाले से बात हो तो वहां पे ना चाहते हुए भी एक अजीब सी राइवलरी जो है वो हमारे सामने, और हमने पूरा देखा भी है कि जब भी पाकिस्तान टीम जो है वो भारत के साथ उसका मुकाबला होता है तो पूरी की पूरी पाकिस्तान कौम जो है वो इकट्ठी हो जाती है उन 12-11 खिलाड़ियों के साथ, उनके बैक कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम दुनिया की किसी भी टीम से हार जाए, सिर्फ भारत से ना हारें। और इसी तरह का जो वाकया अगर हम देखते हैं या इस किस्म का एक मौका जो था वो अब पाकिस्तान को जो मिला है वो अंडर 19 एशिया कप जो था उसमें पाकिस्तान टीम ने, पाकिस्तान के जो नौजवान बच्चे थे अंडर 19, उन्होंने वो तमाम तर खुशियां का वो मौका जो था वो पाकिस्तान कौम को जो मुहैया किया है उस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे कि बेसिकली वो क्या है, टूर्नामेंट कैसे चलता है, क्या है उसके अंदर कौन कौन से ऐसे इश्यूज, और खास तौर पे जो भारतीय अंडर 19 टीम की जानब से जो अग्रेशन और बिला वजह का ओवर ड्यू जो उनके जानब से जो गुस्सा जो दिखाया जा रहा था उसके बाद उसका जो साइड इफेक्ट हुआ या उसका जो काउंटर पाकिस्तान टीम ने किया या उसको रिवर्टल जो उसको दिया उसके ऊपर जो तमाम तर चीजें हुई हैं वो हम देखेंगे। और इसके लिए अगरचे कि हमने पूरी कोशिश की थी कि अब भारत से जो है वो जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनको हम ले सके, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से वो हमारे साथ जुड़ ना पाए। लेकिन पाकिस्तान में स्टूडियो के अंदर हमें इस वक्त राणा साजिद साहब ने जो है हमें ज्वाइन किया। राणा साजिद साहब जो है वो गुज़िश्ता 12 साल से पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स हैं उनको रिपोर्ट कर रहे हैं और काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ हमें अली अशरफ रत्ता साहब ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जो कि बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हैं, और उसके साथ अली अशरफ साहब भी, अशरफ सोहेल साहब भी हमारे साथ मौजूद है जो कि मशरक अखबार के जो है ग्रुप एडिटर है, या भी कह लें कि मशरक जो मीडिया ग्रुप है उसको बेसिकली उसके ये जो है वो सरबराह कह लें या उनके जो हेड है बेसिकली वो ये है। मेरे ख्याल में सबसे पहले अगर हम अपनी स्टोरी के ऊपर आते हैं और साजिद साहब से बात करो। साजिद साहब, अंडर 19 एशिया कप का फाइनल भारत को 191 रन के मार्जिन से शिकस्त दे दी। तो ये यहाँ पे अगर जब हम देखते तो हमारे बहुत सारे यारान मन जो है, बल्कि ड्यूरिंग मैच, क्योंकि मैं भी उस मैच को देख रहा था, संडे का दिन था, लोग छुट्टी एंजॉय कर रहे थे, मैं भी घर बैठा हुआ था, तो एक फिगर उसके अंदर हमें प्रोमिनेंट नजर आया सरफराज अहमद का। तो बार बार एक चीज जो थी दिमाग में आ रही थी कि ये वही कहीं एपिसोड दोहराया ना जाए, या दोहरा हम दुआ कर रहे थे अल्लाह करे वही एपिसोड दोहराया जाए जो कि चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भी था और सरफराज कप्तान था, और वो चीजें जो थी वो सबके सामने आई। तो इस चीज को, इस फैक्टर को आप किस नजर से देखते हैं? जी साजिद साहब। थैंक यू सो मच असाम साहब। बिल्कुल, सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद, और जिस तरह से यंग गन्स ने हमारी परफॉर्मेंस दी है, नो डाउट जो है प्रेडिक्टेबल जिस अंदाज से उन्होंने जो है लेके चले। आपने बात की सरफराज की, तो वही बात है कि सरफराज ने एक दफा फिर धोखा नहीं दिया, क्योंकि सरफराज ने उस वक्त भी जो है अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो है वो टाइटल इंडिया के हाथों से पाकिस्तान को लाके दिया, और वो बहुत थोड़ा था, लो स्कोरिंग मैच था। हाँ, लो स्कोरिंग मैच था। आप उसकी कैप्टनसी देखें, आप उसकी जो माइंड गेम थी वो देखें, उसके बाद फिर आप आ जाए हाई स्कोरिंग मैच की हम बात कर लेते हैं जो कि चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल था। बिल्कुल, चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में आपको याद होगा पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए जो है वो हाई स्कोरिंग जो है वो टारगेट दिया था, जिसमें फखर जमान की सेंचुरी भी मौजूद थी। और उसी मैच में मोहम्मद आमर की आप बॉलिंग देखें, जो अग्रेशन वहां पे दिखाई दिए गए, वो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम अपने नाम की थी सरफराज अहमद की क़यादत में। और खासतौर पर अगर आप देखते तो मोहम्मद हफीज की जो उसने जो फायर बक्स किया था उन्होंने बिल्कुल लेटर ऑन इनिंग के अंदर आके, वो तो उसने तो बिल्कुल टर्न अराउंड कर दिया था। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब उसमें आप पूरा टीम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, आपको वन बाय वन अगर प्लेयर को डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस अंदाज से पाकिस्तान ने उसको लेके चले थे। लेकिन अब
यहाँ पे हम दूसरा मैच की बात करें तो सरफराज एज ए मेंटोर पहली दफा टीम के साथ जुड़े, टीम मैनेजर के तौर पे, और उन्होंने वही जो है वो प्रूव करके दिया कि सरफराज आज भी वही उसी पैशन के साथ खड़े हैं जिस तरह से उन्होंने पहले पाकिस्तान को अंडर 19 वर्ल्ड कप, फिर चैंपियन ट्रॉफी और अब जो है एशिया कप का ये टाइटल फर्स्ट टाइम जो है अंडर 19 का पाकिस्तान के नाम किया है। और इसमें उससे पहले हमें आई थिंक वो इंडिया के साथ जो है हमने को लिया था, लेकिन सोलो जो है हमारे पास फर्स्ट टाइम ये टाइटल आया है। अब इसमें एक चीज देख लें, जो हसाम साहब, सरफराज की जो ओवरऑल परफॉर्मेंसेस है ना, आप देखिए वो ग्राउंड के साथ और प्लेयर के साथ कितने अटैच दिखाई दिए थ्रू आउट पूरे मैच में, पूरे टूर्नामेंट में। आप मेंटोर के तौर पे अगर आप प्लेयर्स को, यंगस्टर को जो है वो तैयार करेंगे, 70 के करीब जो है वो ये यंगस्टर का कैंप लगाया गया था कराची में, जहां पे बाकायदा तौर पे ये सारे प्लेयर्स को जो है वो शॉर्टलिस्टेड किया गया, जिसके बाद इस टीम को जो है वो तैयार किया गया। अब सरफराज को इससे पहले भी पीसीबी की जानब से ऑफर्स की गई थी कि आप चीफ सिलेक्टर के तौर पे आ जाएं, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े, लेकिन उन्होंने ग्रास रूट लेवल के ऊपर वर्क करने के हवाले से जो है वो अपना बेड़ा उठाया, और उसकी जो है पहली असाइनमेंट जो उनकी थी, जो कि एशिया कप के जो है वो फातेह के तौर पे वो सामने। अब इसमें की रोल अदा किया जो कि सुमेर मुनास का था, जिन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। आप ये मत समझे कि उन्होंने सिर्फ फाइनल में जो है 172 रन की इनिंग्स खेली, उन्होंने 177 की इनिंग्स मलेशिया के खिलाफ भी खेली, सेमीफाइनल में 69 रन स्कोर किए। मतलब कि ओवरऑल अग्रेशन हमें नजर आ रहे थे। इस पूरी गेम का जो मास्टरमाइंड सरफराज जो बैठा हुआ था, वो लड़कों को बता रहा था कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, फिर आप फाइट करें, ग्राउंड के अंदर प्रेशर नहीं लेने। आप देखिए फाइनल मैच का उठा के कोई भी ऐसा लम्हा आपको नजर नहीं आएगा कि पाकिस्तान ने जब टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, पाकिस्तान थ्रू आउट डोमिनेट करता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद बॉलिंग की जब बारी आई तो बॉलिंग में अली रजा ने शानदार बॉलिंग की, बहुत जबरदस्त स्पेल किया, और उनके जो ओपनिंग बल्लेबाज से जिन्होंने आगे बड़ी मारदार करनी शुरू की, सूर्यवंशी उसको तो वो कहते तो ये है कि वो तो विराट कोहली से भी आगे। सर आप बहुत जल्दी जहां मर्जी ले जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको जो है एक ग्रास रूट पे आके आपको प्रूव करना पड़ता है। एक आध मैच में अगर आप चौके छक्के लगा के हीरो बन जाते हैं ना, फिर आप आईपीएल के मैच में अगर आप वो आईपीएल वही बात है। अगर आईपीएल के आप यहाँ पे टैलेंट को कंपेयर करना शुरू करें, मैं पीएसएल की बात करूं तो लोग तो आईपीएल छोड़कर पीएसएल की तरफ आ रहे हैं। उसकी रीजन ये है वहां पे मैचेस फिक्स्ड हैं, प्लान्ड है, और ये इंटरनेशनल लेवल पे लोग जो है इसको एडमायर कर रहे हैं कि भाई पीएसएल की क्वालिटी क्रिकेट हो रही है। आपने देखा दूसरा दिनों डेविड विले जो इंग्लिश ऑलराउंडर, उन्होंने कहा था कि हमें आईपीएल में जाके मोस्टली ये भी होता है कि पूरे इवेंट में कोई मैच ही नहीं मिले, और यही हम जाके जब पीएसएल खेलते हैं हमें क्वालिटी क्रिकेट देखने मिलती है, हम मैचेस खेलते हैं, हमारे पास जो है परफॉर्मेंसेस आती है। मतलब एक अलग चैप्टर है। लेकिन यहां पे मैं एक बात करूंगा, जिस अंदाज से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने ये बेड़ा उठाया था कि ग्रास रूट लेवल पे आके वर्किंग करेंगे, और अब वो टाइम आ चुका है। जिस तरह उन्होंने स्कूल क्रिकेट का आगाज किया, यूनिवर्सिटी लेवल पे क्रिकेट करवाई, और उसके बाद अब जो है हमने 25 के ही ईयर में राइजिंग स्टार ट्रॉफी अपने नाम की, हमने सुपर सिक्सेस की ट्रॉफी अपने नाम की, और ये लास्ट जो इवेंट था 2025 का, जिसमें अंडर 19 एशिया कप जो है पाकिस्तान ने अपने नाम किया। अब अगर फ्यूचर में देखें, पाकिस्तान के पास अब एक तो प्लेयर स्ट्रेंथ भी मौजूद है, बेंच स्ट्रेंथ में अब आपके मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं, जो कि आपको वर्ल्ड कप में, जो कि आपने खेलना है इंडिया और श्रीलंका में, अगला जो वर्ल्ड कप है T20 वर्ल्ड कप। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ ये अंडर 19 की बात करें तो पाकिस्तान की टीम ने भी ट्रैवल करना है जिम्बाब्वे के लिए। वहां पे जो है अगर ये बच्चे जाके खेलेंगे, आपको पता है एशिया के चैंपियन होकर फिर वर्ल्ड को जब रिप्रेजेंट करेंगे, कॉन्फिडेंस ही अलग आएगा। तो की काफी ज्यादा चीजें जो है मैच्योर हुई हैं। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दूसरा। अच्छा राणा साहब, यहाँ पे एक चीज जो थी वो कि मैं मुस्तकिल जो है हम देखते आ रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है, सरहद के ऊपर तो हमें जो हमें नजर आ रहा है गर्मा गर्मी है, लेकिन भारत ने उस गर्मा गर्मी को क्रिकेट के मैदान, इवन बल्कि खेलों के मैदान के अंदर जिसमें वो घसीट के लेके आया है, तो वो हमें नजर भी आ रहा था। और खासतौर पे अगर हम देखते हैं, जो अगर हम ग्रुप मैच की बात करते हैं जिसमें पाकिस्तान जो था 91 मैच जो रन से जो पाकिस्तान वो हारा भी था, और उस मैच के फौरन बाद ही उसी दौरान में जो भारतीय खिलाड़ी, हालांकि बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन जिस अग्रेशन के साथ उन्होंने उनको टॉन्ट किया और उन्होंने बैड वर्ड्स यूज किए, तो क्या अब जैसे ही फाइनल के अंदर आए हैं और जब पाकिस्तान ने पहले बैटिंग शुरू की और पहले ही ओवर से जब उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, खासतौर पर अगर मैं सुमेर मिन्हास की अगर बात करता हूं, उसने जो बिल्कुल स्ट्रेट बैट के साथ और अपनी एल्बो उसने बिल्कुल सामने रख के जब उसने उनको सिक्सेस लगाने शुरू कर दिए, तो क्या वो इतने प्रेशर में आ गए कि उनका वो अग्रेशन जो था वो बिल्कुल पानी बन के बह गया?
बिल्कुल। देखें शाम साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और आप वही बात करेंगे, एक मैच अगर आप जीत के आप इस तरह के ऊंचे हथकंडे करते हैं ना, अब हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया जो है वो इस चीज को ऑन कर रही है। आप हैंडशेक ना करें, आप जाके आप प्लेयर के साथ बैड जो है लैंग्वेज यूज करते हैं, आप जाके रिमार्क्स इस तरह के देते हैं आपके, चाहे आप एम्पायर को साथ मिला लें, मैच रेफरी को साथ मिला लें, चाहे आप प्रेजेंटेशन में आगे जिस तरह के भी जो है वो हथकंडे इस्तेमाल कर लें। और ये भी तारीख में पहली दफा होगा कि कोई टीम इवेंट जीत के अभी तक ट्रॉफी नहीं ले पाई। मतलब ये चीजें आप देखें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जग अंसाई होगी आपकी होगी। आप तो उनके जले पर नमक छिड़क रहे हैं। आप जले पे नमक आप पूरी दुनिया छिड़क रही है भाई। हैंडशेक पॉलिसी आपने मुतारफ करवाई थी, नो हैंडशेक पॉलिसी, उसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने आपका मजाक उड़ा दिया था। आपने सारी चीजें कर रही है, अब आप पाकिस्तान का मसला नहीं है। ये जो पॉइंट है, आपका पॉइंट है, मैं जो है वो अपना रत्ता साहब के पास आता हूँ, जो है वो बैनुल अक़वामी जो हमारे अमूर हैं या बेसिकली रिलेशनशिप है, उस पर इनकी गहरी निगाह रखते हैं। ये रत्ता साहब, अभी जिसा मैं बात कर रहा था कि हमारे कुछ आज हमने दोस्त को बुलाया था, बल्कि उससे पहले जब मैंने भारत में जो था वो मैंने राब्ता किया और उनके एक सबसे बड़े जो उनके जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स से, जब मैंने उनसे बात की, मैं उनका नाम नहीं लेता, तो अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट लिखा, उन्होंने कहा जी पीएमओ से ऑर्डर आए हुए हैं कि हम इसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। तो सर, आप ये रिलेशनशिप की बात अगर कर रहे हैं और स्पोर्ट्स, हालांकि सर जितनी मर्जी आपने देखा अमेरिका और रशिया के दरमियान कितनी कोल्ड वार रही है, लेकिन सर उनके जो ग्राउंड थे वो तो कभी खाली नहीं हुए। तो यहां भी क्या इशू है सर, इस पे एक्चुअली में आपने बहुत जबरदस्त जो है एक तरफ इंडिकेट जो चीज की है। इंडिया जो है पिछले आप देखें 1 डेकेड या 2 डेकेड्स की आप उनकी मीडिया की हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, या उनकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको उठा के देख लीजिए। स्पोर्ट्स के अंदर सियासत को इंट्रोड्यूस करवाया उसने, और अब वो उसको उस लेवल पे ले गया है कि जहां पर दुनिया उनका मजाक उड़ा रही है। इस तरह हमारे साथी अभी कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ने मजाक उड़ाया, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया मजाक नहीं उड़ा रहा। एज अ स्पोर्ट्समैन अगर देखा जाए इस चीज को, तो ये नाकाबिले कबूल चीज है। चाहे आप जो वर्ल्ड वार्स हो रही थी उस वक्त भी आप देखें, उस वक्त वो मुल्क जो आपस में जंगें लड़ रहे थे वो आपस में जो है वो ग्राउंड्स में खेल भी रहे थे। मैं वही बात तो ये चीज जो है इंडिया को सीखनी चाहिए, क्योंकि ये अगर इंडिया जितना बड़ा मुल्क है और अगर उसका दिल भी उतना बड़ा हो तो रीजन के लिए वो एक बहुत अच्छी खबर हो सकती है। सही। मगर वो उतना ही तंग नजर है, वो उतना ही छोटा है इस लिहाज से कि वो ग्राउंड के अंदर सियासत करता है, वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है जो हमारे मुआशरे के अंदर कहते हैं ना कि कमी कमीने गए, ये वाला नेचर है उसका। तो ये नेचर उसको आप तो सर बहुत ही नीचे तक जाके गहराई में वो कहते हैं बारीक कार्रवाई डाल रहे हैं सर। नहीं, मैं वो चीज मैं उसको ऑब्जर्व करता हूं इन चीजों को, जो उनकी डिप्लोमेटिक अप्रोच है। वो तो अपने एक तरफ वो अपने आप को बहुत ऊपर शो करने की कोशिश करते हैं कि हम ये हैं, लेकिन जब उनका प्रैक्टिकल देखते हैं हम लोग, तो वो इतना नीचे है कि समझ नहीं आती कि कौन है जो इनको ड्राइव कर रहा है, या वो किस जो है वो माइंडसेट के साथ जो है वो दुनिया के अंदर जो अपना रोल अदा कर रहे हैं। सही। तो ये चीज जो है मेरा ख्याल है कि इंडिया के लिए इटसेल्फ अपने लिए एक तबाही का मौजब बनेगी। वो आज के दिन को देख रहा है, लेकिन अगले 10 साल को देखे कि वो किस जनरेशन को तैयार कर रहा है, वो जनरेशन किस तरह से लोगों को दुनिया को फेस करेगी। ठीक हो गया। अशरफ सैल साहब, सर देखिए अभी जिस बात हो रही है और अग्रेशन की बात हो रही है, ठीक है, भारत ने जो है चीजों को लेके, लेकिन हमने एक चीज देखी है, हम जब हम क्रिकेट खेलते थे या बेसिकली हमने जब क्रिकेट को देखते थे, तो हमने इंजमामुल हक जैसे इंतहाई कूल और काम शख्स को देखा, हमने यूनुस खान जैसे इंतहाई कूल बंदे को देखा, हमने मोहम्मद यूसुफ जैसे, जो पहले यूसुफ यूहाना थे, बाद में मोहम्मद यूसुफ हुए। ठीक है, फास्ट बॉलर्स होते हैं, अगर उनमें अग्रेशन ना हो तो फिर वो मजा भी नहीं होता फास्ट बॉलिंग का। इसी तरह अगर मैं भारत की जानब देखता हूं तो अजरुद्दीन, गवास्कर, सचिन तेंदुलकर, और तो और फिर उनका जो कप्तान था धोनी, उसको तो बल्कि मिस्टर कूल ही कहा जाता था। लेकिन अब आपका क्या नजरिया क्या है? जैसे अभी रता साहब ने बात की है, अपना इसने भी, अपना राणा साहब ने भी बात की है, लेकिन इन चीजों को होते हुए क्या अब जो एकेडमी है या जो नए बच्चे जो आ रहे हैं, क्या हम उनको सिखा रहे हैं कि आपने सिर्फ लड़ना है? क्या हम उनको सिर्फ नफरत एक दूसरे के खिलाफ सिखा रहे हैं? जी, हुसाम साहब बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक बात बताऊं कि वो पंजाबी का एक मुहावरा, इस पर हमारे यहाँ पे एक फिल्म भी बनी थी पंजाबी की, आत खुदादा वैर। जी, आत खुदादा वैर, बिल्कुल। ये जिस रवश के ऊपर इंडियन रूलर्स जो से हैं वो चल रहे हैं ना, खास तौर पर RSS और मोदी रजीम के जो लोग हैं, ये पिछले जब से इनकी हुकूमत आई है, ये जिस तरह से इन्होंने पॉलिटिकली एक जहर और एक नफरत और एक तशद्दुद और अदम बर्दाश्त का एक कल्चर जो है वो
इंडिया के अंदर उसको प्रमोट किया है ना, ये उसी के बीज हैं, वो बीज हैं जिनका ये फल बरामद हो रहे हैं। और मैं आज आपको एक बात बताऊं कि ये आने वाले दिनों में, अगले चंद सालों में आप देखेंगे कि किस तरह से इंडिया के लोग जो से हैं वो लॉस करेंगे, लूज करेंगे। इंडिया जो है एज अ स्टेट इसको सफर करेगा और एंड ऑफ द डे ये ऐसी पोलराइजेशन बनेगी कि इंडिया खुद टूट फूट का शिकार हो जाएगा। आप अगर क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट में आपने कहा कि जब ये मैचेस होते हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो पाकिस्तान के सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, असलम साहब, कश्मीर के लोग जी, खालिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ खड़े होते हैं। सही। और ये जो मैच हुआ कल वाला अंडर 19 जो एशिया कप हुआ, और इसको पाकिस्तान की अंडर 9 टीम ने जिस वंडरफुल और फैंटास्टिक तरीके से इसको विन किया, वो तो पूरी टीम आपके सुमेर जो मिनहास हैं उनके स्कोर के बराबर स्कोर नहीं कर सकती। हाँ, उन्होंने 172 किया, बाकी पूरी टीम जो 156 पे आउट हो गई, 156 पे चले गए। ठीक है। और फिर उनके खिलाड़ियों ने जिस तरह का एटीट्यूड किया ग्राउंड के अंदर, आज मोहसिन नकवी ने ये बात की भी है कि ये हम इस पर आईसीसी में जाएंगे। ये दरअसल खिलाड़ियों का कसूर नहीं है। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि एक टाइम के ऊपर तेंदुलकर थे, एक टाइम के ऊपर गवास्कर थे, कपिल देव थे, एक टाइम के ऊपर अजहरुद्दीन थे, और बहुत सारे खिलाड़ी थे इंडिया के, बड़े ग्रेट प्लेयर्स हैं, और उनका एटीट्यूड भी हमेशा से बहुत बहुत उम्दा, बहुत शानदार रहा है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन ये जो असल में मसला ये है कि आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है ना, वो कस्टोडियन होता है आपके ओवरऑल निजाम का। सही। और उस पॉलिटिकल सिस्टम को जहरनाक कर दिया जाए, नफरत का शिकार कर दिया जाए, तासब का शिकार कर दिया जाए, तो फिर वो नफरत, तासब और जो खामखा का घुमंड और आता है ना, वो हर जगह पे दिखाई देता है। और उसका एंड जो सा होता है वो सवाए तबाही के, वो सवाए बर्बादी के, कुछ भी बरामद नहीं होता। ये विद इन डेज, अपकमिंग डेज में ये देखेंगे कि ये सारी चीजें नॉट ओनली आप कह लेंगे क्रिकेट ग्राउंड्स में, आपको पूरी सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं, बेसिकली आपको इंडियन सोसाइटी मई में भी देखा ना जब मार पड़ी उन्हें, बिल्कुल बिल्कुल, तो हर जगह पे इस तरह से मार खाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा राणा साहब, ये जो अभी बात हुई और बड़ी अच्छी, ये देखिए जो आप ये कह सकते हैं कि उसको बिल्कुल हमने कोशिश की है कि वो ग्रास रूट लेवल तक हम उसमें गए हैं कि इस इशू क्या बना। लेकिन अगर हम दूसरी जानब देखते हैं तो ठीक है, ये मानने की इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बीसीसीआई जो है वो पूरी दुनिया का सबसे महंगा तरीन, सबसे अमीर तरीन जो है वो बोर्ड है। लेकिन कमीनगी में शायद वो सबसे, जितना अगर उसके पास पैसा है, कमीनगी भी शायद सबसे ज्यादा उन्हीं के पास है। तो सर ये जो भी ट्वीट खेल रहे हैं आजकल, तो वो कि जी इंडियन अंडर 19 टीम जो थी वो 191 स्कोर से हार गई। अच्छा, वो हारी किससे थी सर? अब असल में यही है, नाम नहीं लेते। नाम क्यों नहीं लेते भाई? आप नाम तो लें। अब किससे हारे हैं आप? 10 मई को भी हारे थे, जिसका आपने नाम नहीं लिया, लेकिन पूरी दुनिया ने नाम लिया। और मैं कहता हूँ हर जगह जा जा के नाम लिया, और इतनी दफा नाम लिया कि लोग बच्चे को जुबानी याद हो गया। आपकी तो इस बात मतलब ये चीज है ना, आप देखें, आप नाम नहीं लेंगे तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे क्या होगा कि लोग समझेंगे कि नहीं पाकिस्तान जीता, पाकिस्तान जीता ना, बोले पाकिस्तान जीता। मुझे आप बीसीसीआई की वेबसाइट पे लिख दें। मुझे ये डर लग रहा है कल को जिस तरह वो उन्होंने खाली जगह फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दी है ना कि भारत की टीम हार गई, मुझे डर लग रहा है कहीं वो कल को फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर साहब का नाम न लिख दे कि ये उसने जो है ना हमें बता दिया। आप फिर मौका आप ही दे रहे हैं खुद ही कि कोई ना कोई उठे और लिख दे फील्ड मार्शल। और सैयद आसम मुनीर साहब की जिस तरह की कारकर्दगी रही है, वो नो डाउट उसमें कोई भी बात नहीं है। आज उन्होंने टीम को बुलाया भी है ना सर, आज वो देखे ना, फिर इसी वजह से बुलाया भी है। पाकिस्तान के जो है वो पीएम ने भी जो है उसमें एग्जांपल दिया है। तेजस जब गिरा था टीम को तो बुलाया ही है, तो उनके उन्होंने यही रिपोर्ट दी थी कि इसमें आईएसआई ने जो है इसको तेजस को गिरवा दिया। आज वो साइड पे बैठ के 2 बंदे भांग पी रहे थे, तो वो शायद उसके धुएं से ये कोई भाई नहीं है सर, कह देंगे ये अच्छी चीज है ना। चलो टीम को जो है बुला के एक तो जो है वो जुहराना भी दिया गया, उनको अप्रिशिएट भी किया गया, और इनामी जो है रकम वो भी दिया गया। बहुत अच्छी बात है और डेफिनेटली होना भी चाहिए था, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को एक खुशी मिली है और इसको सेलिब्रेट करना हमारा हक है। अगर हमने 10 मई की थी ना, ये भी हमारा हक है। इसी तरह आज एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जी वाशिंगटन पोस्ट की, और उस रिपोर्ट ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस को। जी बिल्कुल, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है सर। हाँ जी, आपने पढ़ी, आपने देखा है फिर उसमें क्या क्या कुछ उन्होंने कहा है सर, बिल्कुल फील्ड मार्शल के लिए और इंडिया के लिए क्या कहा है। इवन तो उन्होंने यहाँ तक भी कह लिया, कहना तो नहीं चाहिए, वो जिस आपने कहा पंजाबी में वर्ड, मैं भी कहूँ सर वो तो मरीद हुए पे हैं जी सर। तो उन्होंने जिस तरह से कहा, जो बात हुई, जिस तरह से पाकिस्तान को उन्होंने एडमिट किया, एडमायर किया, पाकिस्तान की ओवरऑल डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और उसके बाद आपकी जो अस्करी और दीगर मामलात में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को जैसे आप कह लें कि उन्होंने किया है, वंडरफुल है। और उसमें साथ ही साथ
इंडिया को भी रगड़ा लगाया और टका के रगड़ा वो लगाया जो सर। इंडिया फर्स्ट वाली लाइन है ना वो खत्म जी, होगी जी, और बिल्कुल। वाकयातन खत्म होगी। अब यकीन जानिएगा अपना हसाम साहब ये जो तकब्बर होता है ना जी जी बिल्कुल। और खामखा का तकब्बर और खबते अजमत जो सा है अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेना और उस भांग में मुब्तला हो जाना कि पता नहीं हम क्या हैं, वो फिर बंदे को वहां गिराता है जहां से वो कभी दोबारा उठ नहीं सकता। सही। और ये जो रजीम है ये इंडिया को एक ऐसी गहराई में, ऐसी पस्ती में और ऐसी टूट फूट और इंतशार में लेकर जा रही है जिससे ये निकल नहीं सकेगी। ठीक हो गया। अच्छा राणा साहब, इसमें अब इसी चीज देखें, हमें ये बताया जाता था कि सूर्यवंशी जो है वो तोड़ देगा, तबाह कर देगा, फाड़ देगा। पाकिस्तान के खिलाफ अगर मैं देखता हूँ गुज़िश्ता 3 मैचेस की अगर मैं बात करता हूँ तो सिर्फ 32 उसने विकेट्स किए, सॉरी 32 स्कोर रन्स किए हैं। ठीक है, 32 स्कोर है और वो 32 स्कोर वो तीनों दफा वो एक ही अली रजा ने ही उसको आउट किया। तो क्या आप कह सकते हैं कि वो उसका बनी बन गया है अली रजा का, जैसे एक जमाने में मोहम्मद हफीज जो थे वो डेल स्टेन के बनी बन गए थे? बिल्कुल सही है। और मेरे ख्याल से ये अपने तय कहने की बात है कि जी सूर्यवंशी पाकिस्तान के खिलाफ ये कर देगा, और मैं कहता सूर्यवंशी हो या कोई और प्लेयर भी आप उठा के कर लेना पाकिस्तान के खिलाफ, जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच आता है फिर एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। आप किसी के अगेंस्ट जितनी मर्जी रन स्कोर करें, जितना मर्जी परफॉर्मेंसेस दें, लेकिन पाकिस्तान का जो है वो एक अलग इंपैक्ट होता है, आप उसमें उसी तरह जो है अंडर प्रेशर होते हैं। और ये नर्व की गेम है जहां पे जो अच्छा जो है इसको कंट्रोल करेगा, हैंडल करेगा, वही जीतेगा। और यही चीज जो है वो चाहे आप अंडर 19 में हो, चाहे आप सीनियर टीम में खेलें, चाहे आप राइजिंग स्टार में खेलें, कहीं पे भी खेलें, यहाँ पे कोई भी डोमिनेट करने का और संभालने के उस तरह अप एंड डाउन होने का चक्कर नहीं होता। सिर्फ ये कि आपने परफॉर्मेंसेस को देखना होता है। पीछे आपने क्या किया, विराट कोहली आपके अगेंस्ट आगे 0 पे आउट हो रहा है, या अगर रोहित शर्मा हर जो है वो शहीन अफरीदी का शिकार बनता है या मोहम्मद आमिर का शिकार बनता है पहले ही ओवर में, तो आप कहेंगे रोहित शर्मा तो ओडीआई का सबसे बड़ा बल्लेबाज भी है, 264 रन भी उसने किए हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट आके आप किसी के रिकॉर्ड को सामने नहीं रख सकते। आप परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे, उस मैच डे की बात होती है, और ये थ्रू आउट हिस्ट्री है पाकिस्तान इंडिया की। सूर्यवंशी तो अभी कल बेचारा आया और अभी इसको समझने के जुमा 8 दिन हुए खेलते हुए, और एक आईपीएल के मैच में उसने सेंचुरी स्कोर की तो उसको हीरो आपने बना दिया। हीरो इस तरह नहीं बनते, आपको परफॉर्म करना पड़ता है, और बड़े मैचेस में परफॉर्म करके फिर आप आगे आते हैं और टाइम लगता है। तो ये चीजें आसान नहीं होती, कहना बहुत आसान है, और उसके बाद आप खुद ही जो है वो अपनी कहते नहीं वो सारी डिक्शनरी में सारी चीजें ढूंढते हैं, फिर आपको पता लगता है कि सुमैर मनास के आप बात कर रहे थे कि सीधे बल्ले से उसने चक्के लगाए, चौके लगाए, और मैंने खुद सुना कि आप फिर मजबूर हो जाते हैं ये कहने पे कि भाई इस जैसा प्लेयर जो है वो कोई भी उसने शॉट ऐसी नहीं खेली जिसमें आपको लगे कि यार वो बस तुक्के से लगी थी। उसका कोई शॉट फ्लूक नहीं था, फ्लूक नहीं था, सब जो है वो शॉट मिडल हुई, प्रॉपर शॉट्स थी, और वो प्रॉपर एक बल्लेबाज के तौर पे सामने आए। मतलब ये चीजें फिर आपकी क्लास शो करती है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि आप इतनी जल्दी ये कह दें कि यार सूर्यवंशी ये था तो वो था, इतनी जल्दबाजी आपको करनी नहीं चाहिए। जल्दबाजी हमेशा से जो नुकसान ही देती है। सही, बिल्कुल ठीक हो गया। अपना नाजरीन अभी ये थी हमारा था अभी अगर हम दूसरी अपने टॉपिक की बात करते हैं तो वो बांग्लादेश के अंदर होने वाला जो वाकयात हैं, और खासतौर पे अगर मैं बांग्लादेश की बात करता हूं तो ठीक है सर, रजीम चेंज हुई, वो एक बल्कि मीम जो था बड़ा मशहूर हुआ, एक थी हसीना, तो वो भी जो भी हुआ किस्सा पारीना हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन सर अभी जो बची कुची चीज थी सर, 2 दिन पहले ऐलान होता है कि हम इलेक्शन दोबारा करवा रहे। डॉक्टर यूनुस साहब की जो मैनेजमेंट है, मैं मैनेजमेंट ही कहूंगा क्योंकि प्रॉपर हुकूमत तो वो है नहीं, तो मैनेजमेंट है या केयर टेकर के तौर पे जिसको मौजूद है, उन्होंने कहा कि हम अब इलेक्शन करवा रहे हैं, और 2 दिन के बाद जो है वो एक मर्डर हो जाता है। बिल्कुल। अब सर यहां पे मेरा क्वेश्चन सर ये बनता है कि आया कि ये वही शख्स है उस्मान हादी, ये वही शख्स है जिसने के अखंड बांग्लादेश का नक्शा जो था वो उसने पब्लिश किया, जिसके अंदर पाकिस्तान का नक्शे के अंदर पूरा जो मकबूजा कश्मीर भी है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो भी इसके अंदर शामिल था। और जो भारत की जो सिस्टर जो रियासतें हैं, 7 सिस्टर्स हैं, वो उसने अपने बांग्लादेश के उस नक्शे के अंदर चाइना के साथ मिलाया, और उसको वही नक्शा जो था डॉक्टर यूनुस साहब ने जो वहां उनकी जो किताब पब्लिश हुई थी उसके ऊपर वो उसका सरे वर्क वो था। और हमारे जो शाहिर शमशाद लोधी साहब जब अभी रिटायरमेंट से पहले जब गए हैं बांग्लादेश, तो यूनुस साहब ने उनको वो पेश किया। तो जैसे ही उसके 2 दिन के बाद सर उस बंदे का मर्डर हो जाता है, तो सर लामहला हमारा जहन, आपका जहन ना चाहते हुए भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाता है, और उसके बाद वहां पे जो हालात क्रिएट हुए हैं वो सर किस तरह आप किस नजर से देखते हैं? बल्कि सर आपका मैं वीलॉग भी सर इस पे मैं सुन रहा था सर, थोड़ा सा इसको क्लियर सर, ये बड़ी आपने एक तो खुद ही बड़ी क्लैरिटी कर दी है, और कोई जाने वाली बात नहीं कि स्पेसिफिक एक की तरफ जाना है। ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं। आपने देखा कि इन लोगों ने कनाडा में
सिखों को मरवाया, जी बिल्कुल, ठीक है। और यूएसए में इन्होंने ये जो इस वक्त सिख फ्रीडम मूवमेंट के सदर हैं, उनके ऊपर भी कॉन्फ्रेंसी की, उनके कत्ल की, जी और बिल्कुल, उस पर इनके ऊपर एक बाकायदा फिर कनाडा और अमेरिका इंडिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट हुई। कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, अखंड बांग्लादेश, ग्रेटर बांग्लादेश, ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा टर्की में भी उन्होंने जी पब्लिश बिल्कुल कराया। बिल्कुल करवाया। और ये लोग जो उनसे हैं, मैं आपको बताऊं कि पिछले साल जुलाई अगस्त 2024 में जो वहां पर एक नौजवानों ने और तालिब इल्मों ने स्टूडेंट जो रेवोल्यूशन लेके जो आए, तहरीक लेकर लेके आए, आए। दरअसल वो एक ट्रू एंड राइट डायरेक्शन थी बांग्लादेश के अपने तशख्खुस के लिए, ठीक है, उसकी इनकलाब इस्लाम की, मंचा शायद उसका नाम उसके है, इनकलाब इकबार मंच। आला के लिए, जी, जी। और उस हवाले से इंडिया कुछ भी करता रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप आज कर लें, आप कल कर लें, जब भी आप गैर जानदार और शफाफ तहकीकात करेंगे तो इसके पीछे इंडियन एजेंसीज का हाथ नजर आएगा। ये जो ठीक आप उस्मान की बात कर रहे हैं, जी, इसको बिल्कुल। ये शहीद किया गया है क्योंकि वो एक वाइब्रेंट वॉइस थी इस हवाले से। और सर उसने 8 हलकों से इकट्ठा ही इलेक्शन लड़ने का उसने ऐलान भी किया हुआ था। तो ये इस तरह से नहीं हुआ, वहां पे नारा भी आ गया कि तुम कितने उस्मान मारोगे, हर घर से हर घर से सर, ये तो वही भुट्टो वाली बात होगी, भुट्टो वाली बात होगी ना। लेकिन चले वो तो सर, मजाक की बात है, लेकिन ये सर, काफी नहीं, नहीं, सीरियस, ये मजाक काफी नहीं, सीरियस है, ये बहुत सीरियस बात काफी सीरियस है। और मैं आपको बताऊं कि इस पर मैंने खासा काम भी किया है। आपने व्लॉग्स का जिक्र किया, बहुत सारे व्लॉग्स भी किए हुए हैं। ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं और जो आसाम है और जो मगरबी बंगाल है और दरमियान में जो चिकन नेक है, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, ये सारी चीजें बड़ी जल्दी आपको इनके अंदर ना एक चेंज नजर आएगा। ठीक हो गया, और ये इसको रोक नहीं सकता इंडिया। और खास तौर पर ये जो हमारी माशाल्लाह ये जो हमारे हुक्मरान है ना, इंडियन हुक्मरान, इन्होंने तो बड़े आसानी पैदा कर दी। ठीक है, आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, नरेंद्र बिल्कुल मोदी, बिल्कुल ये सही। जो हिंदू राष्ट्र का नारा लगा रहे हैं जी, ना, आपको बड़ी जल्द हिंदू राष्ट्र नजर यानी कि आएगा। अखंड भारत जो है हमें नजर आना शुरू अखंड हुआ है। भारत नहीं, नो नो नो, अखंड भारत नहीं, राष्ट्र भारत। अच्छा, राष्ट्र है, ठीक राष्ट्र, है, हिंदू राष्ट्र स्टेट समझ आ गई, वो की होगी, हिंदू स्टेट, बिल्कुल 10-20-30 करोड़ की होगी, हाँ जी। बाकी रियासतें फिर अलग से। बस ठीक है, समझ आ गई मुझे आपका वो पॉइंट समझ आ गया। जैसे मैं इनको कह रहा था कि आप बारीक कार्रवाई डाल रहे हैं, बेसिकली आपने वो बारीक कार्रवाई वाली बात हमें, अखंड शिखंड वाला कोई चक्कर नहीं। हाँ ठीक है, वो राष्ट्रीय हिंदू जो रियासत होगी वो कोई लागू मामला नहीं, बिल्कुल ठीक होगी। अच्छा रता साहब, ये जो अगर हम देखते तो ठीक है, अब एक अग्रेशन था, एक गुस्सा था, एक लोगों के अंदर का एक बवाल था, बुआल था जो उन्होंने निकाला, और उन्होंने मुजीबुर रहमान के जो चीजें थी और उसकी जो जितने भी मोनूमेंट्स थे उन सबको तबाह बर्बाद कर दिया। लोगों ने किया ना। तो अब जो ये सिचुएशन हो रही है, तो इसके अंदर जो बची कुछ चीजें हैं, और खासतौर पे अगर इंडियन इंटरेस्ट जो था वो तो इंतहा से ज्यादा तबाह होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें ना जैसे अभी अशरफ साहब ने जो है एक बड़ी रोशनी डाली, वो एक रीजनल जो एक फैक्टर है, जी जी बिल्कुल, जो बेसिकली भारत ने जो है उसका रोल उन्होंने डिफाइन कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। जब भी किसी थर्ड वर्ल्ड या अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्री के अंदर कोई इस तरह से बड़े लीडर का मर्डर होता है, तो उसके 4-5 डायरेक्शंस होती हैं। सही, ठीक है, या तो कोई उसका पर्सनल मैटर हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, या लोकल कोई प्रॉब्लम हो सकती बिल्कुल सही है, या रीजनल, जिस तरह भी हम बात कर रहे थे, कोई रीजनल इफेक्ट हो सकता है, या फिर कोई इंटरनेशनल इंपैक्ट भी हो सकता है उसका। तो इसके अंदर जो एक चीज तो डिस्कस हो चुकी है कि रीजनली जो है इंडिया के जो मफादात थे बांग्लादेश के अंदर वो बुरी तरह मुतासर हुए थे पिछले कुछ अरसे के अंदर। सही। और ये चीज जो है इंडिया को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश जो है वो इंडिया के पॉकेट से निकलकर पाकिस्तान के पास आ गया। सही। उसने अपने जो डिफेंस टाइज थे वो पाकिस्तान के साथ स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिए थे, जो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल था। और फिर वहां पे ऐसी सिचुएशन के अंदर जब बांग्लादेश अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसी वक्त वहां पे एक ऐसे लीडर का आ जाना जिसके पीछे कौम खड़ी हो जाए, जिसकी आवाज में लोगों की आवाज हो, तो वो चीज जो है वो ना इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को काबिल बर्दाश्त होती है और ना ही रीजनल ताकतों को बर्दाश्त होती है। सही। क्योंकि सारे का सारा कंट्री, सारे का सारा मुल्क जो है वो एक ही डायरेक्शन में चल पड़ा है। साहब देखें, हमने नेपाल में भी देखा, नेपाल में भी हुआ, और अब हाँ देखिए, इंटरनेशनल या रीजनल जो ताकतें होती है ना, उनकी कोशिश होती है कि अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर हमेशा एक मिक्स अचार सा रखा जाए, किसी को भी पावर में न आने दिया जाए, कोई ऐसी ताकत ना आ जाए जो उनको आंखें दिखाना शुरू कर दे। सही। तो वो चीज जो है यहाँ पर हमने देखी थी कि ये एक यूनानिमस जो है एक आवाज बन रही थी, उसको उन्होंने दबाने के लिए मेरा ख्याल है कि रीजनल पावर जो है उसको भी डेफिनेटली इस्तेमाल हुआ होगा उसके अंदर, लेकिन इंटरनेशनल ताकतों का भी इसके अंदर एक बड़ा रोल हो सकता है। कि उन्होंने कहा कि एक मुल्क जो है जो हमारे हाथ में है, क्योंकि आप देखेंगे पिछले 30 साल के अंदर आप देख लें जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, आप मिडिल ईस्ट को देख लीजिए, आप सूडान के हालात को देख लीजिए, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे सिर्फ ये हो रहा है कि वहां के अपने नेचुरल रिसोर्सेज या अपनी उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको कभी भी उनको प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाता, उनको जो है वो रोक दिया जाता है, उनको ग्रो नहीं करने दिया जाता, उनको डिपेंडेंट रखा जाता है
मिलिटरीली भी और इकोनॉमिकली भी जो है, पॉलिटिकली भी, डिप्लोमेटिकली भी, ठीक है। तो ताकि जो वो मुल्क है वो इन पे डिपेंडेंट रहेगा, तो कल को यूएन के अंदर वो इनके हक में वोट भी करेगा, वो इनकी आवाज भी बनेगा, वो इनके जो इनके मकासद हैं उनको टो भी करेगा। तो ये चीजें जो है, ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। मुझे सर इसमें छोटी सी एक चीज ये ऐड कर दें सर, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है, खासतौर पर अगर मैं इंडियन मीडिया की बात करता हूँ और उनका जो जिसको हम गोदी, वो खुद कहते हैं गोदी मीडिया भी है हमारा, इंडियन मीडिया के लोग कहते हैं। हाँ सर, मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है, बल्कि परसों मेरे प्रोग्राम में बैठे उन्होंने बड़ा क्लियर कहा, सोहेल साहब थे अपना IOK से, उन्होंने कहा जी गोदी मीडिया के अंदर ये चीजें बातें हो रही होती हैं, वो जर्नलिस्ट है वहां के, बिल्कुल ऐसे नहीं, एक बड़ा ग्रुप है जो ये इस चीज पे बिलीव करता है। ठीक है। अच्छा, वो ये कहता है कि जी ये तो उन्होंने खुद मारा, ये जमात इस्लामी ने मरवाया है, क्योंकि वो जो अपना इलेक्शन में प्लस पॉइंट लेने के लिए उन्होंने इंडिया जो अगेंस्ट जो इंडिया के खिलाफ सेंटिमेंट्स है उसको बढ़ाने के लिए। तो सर क्या ये भी देखें जो हम बात कर रहे थे ना कि लोकल जो इफेक्ट्स होते हैं, लोकल रीजंस होती हैं या लोकल डायरेक्शन होती है, वो यही होती है जो भी आपने बात की है। नहीं, मैं नहीं कह रहा सर, ये इंडियन मीडिया, मैं एक डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब तक ये एक सॉलिड एविडेंस नहीं आता, पब्लिश नहीं होता, पेश नहीं होता कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, उस वक्त तक तो सारी बातें जो है ये मफरूजे हैं। ठीक है। लेकिन जो हमें वादियों नजर में नजर आता है, हमें नजर आता है कि इसके अंदर बेनिफिशियरी कौन है, हमें नजर आता है कि ये इसका जो सबसे ज्यादा बड़ा फायदा किसको हुआ है, तो उसमें हमें जो नजर आते हैं वो जो रीजनल पावर्स नजर आती हैं। अब वो रीजनल पावर्स जो है उनकी कोशिश है कि ये जो चीज जो सामने नजर आ रही है इसकी डायरेक्शन किसी और तरफ मोड़ी जाए। सही। तो उसको वो लेके जा रहे हैं जमात इस्लामी की तरफ या अपने उनके इंटरनल जो है लोकल जो है जो फैक्टर्स हैं उनकी तरफ वो इशारा करवा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अच्छा ये एक इसको इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे माजी के अंदर जो है ये इस तरह की जो खेल है ये भी खेले जाते रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। हमारे पूरे रीजन के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पे इस केस के अंदर ऐसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे जो फायदा है वो कुछ और लोगों का है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। अशफाक साहब, मेरे पास वक्त की बहुत कीमत है, जाते जाते सर मेरे ख्याल में बड़ा मुख्तसर सा, सर ये जो अभी सिचुएशन आप देख रहे हैं, क्या फरवरी में इन्होंने जो बात कही है कि हम फरवरी में अपना पहला इलेक्शन जो करवाने जा रहे हैं, और खासतौर पे अगर मैं बात करता हूं अवामी लीग की बात करता हूं, हसीना की जो पार्टी है उसको बाकायदा तौर पर पाबंदी रखी, इट मींस कि उन्होंने उसको उस सिस्टम से बाहर निकाल दिया। तो सर ये जो इलेक्शन होगा, इलेक्शन के फौरन बाद में क्या यूनुस साहब जो है वो सस्टेन करेंगे, क्या उनको वो साथ लेके चल सकते हैं? क्योंकि यूनुस साहब जैसा इंतहाई पढ़ा लिखा और काबिल शख्स मेरे ख्याल में शायद दुनिया में खाल ही होंगे। सर जी सर, आपका पॉइंट सर। मैं सिंपल सी बात बताऊं कि यूनुस साहब बिल्कुल बिलाशुबा बड़े जैसे कह लें कि डिप्लोमेट हैं और बड़े उनके अंदर अहलियत है, लेकिन कोई भी शख्सियत हरफे आखिर नहीं होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं होती। जो लीडरशिप आएगी, सबसे बड़ी बात यह है हसाम साहब के 2024 के बाद बांग्लादेश इंडिया के धोखे, चुंगल और फ्रॉड से बाहर आ गया। सही, बिल्कुल ठीक हो, आपका बिल्कुल दुरुस्त। सिंपल सी बात है, जो भी आएगा, जो भी लीडरशिप आएगी वो बांग्लादेश की लीडरशिप होगी, वो ट्रू डायरेक्शन की तरफ। बिल्कुल ठीक हो गया। नाजरीन, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी, और खासतौर पे अगर मैं अपने दोनों सेगमेंट्स की बात करता हूं तो जो भारत का जो अंडर 19 जो क्रिकेट टीम है उसके जो प्रोज एंड कॉन्स थे, हमने उसके ऊपर भी पूरी डिटेल से गुफ्तगू की है। उसके अलावा खासतौर पे जो बांग्लादेश के अगर हम इशू की बात करते हैं तो ये बांग्लादेश, भारत ने अपनी भरपूर कोशिश की है कि वो ये जो इशू है उसको पाकिस्तान के सर मंड दिया जाए, लेकिन जिस तरह बहुत सारी चीजें, बाकी चीजें जो है वो भारत के अपने सिर पड़ रही हैं। बल्कि मैं उनके दारुवराठी की अगर मैं बात करता हूं तो उनका मैं कल ही व्लॉग पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने भारत को ही बहुत सारे चीजों के ऊपर मरूदे इल्जाम ठहरवाया है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर मैं वो तमाम की तमाम चीजें जो है वक्तन फवक्तन जो है वो आपके गोशे गुजार करता रहूंगा, ताकि आपको भी अंदाजा हो कि भारत जो है वो खसियानी बिल्ली की तरह खंबा कहां कहां जाके नोच रहा है और कौन कौन सी चीजें उसके सर के ऊपर जूते बन के बरस रही हैं। नाज़रीन, मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल सेम वक्त सेम चैनल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।